हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है पेशवा के अधीन मराठा। हमने इससे पहले भी पेशवा के अधीन मराठा में दो पेशवा के बारे में अध्ययन किया था। पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा उसके पुत्र बाजीराव प्रथम। आज का हमारा टॉपिक है बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहब। तो आज के हमारे टॉपिक में है बालाजी बाजीराव। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक तो बालाजी बाजीराव के और बारे में और दूसरा पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पेशवा के अधीन मराठा। अगर नियम के अनुसार ले तो इसको भाग 2 में हम लोग अध्ययन करेंगे। सीरियल नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर? भाग 2। बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम का पुत्र। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में अचानक से हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्र को अगला पेशवा नियुक्त किया जाता है छत्रपति शाहू के द्वारा। तो बालाजी बाजीराव कौन थे? बाजीराव का पुत्र, बाजीराव का पुत्र, बाजीराव प्रथम। यहां बाजीराव से तात्पर्य है बाजीराव प्रथम। बालाजी बाजीराव का पेशवा काल 1740 से 1761 ईस्वी तक यानी कि 21 वर्षों का रहा। ठीक है, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें प्यार से नाना साहब कहते थे। क्या कहते थे? नाना साहब। इतिहास में यह नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1750 ईस्वी में, कब? 1750 ईस्वी में संगोला की संधि होती है। क्या होती है? संगोला की संधि। यह संगोला की संधि पेशवा और छत्रपति शाहू के उत्तराधिकारी राजा राम द्वितीय के साथ होता है। ये जो संधि होता है संगोला का संधि, इस संधि के तहत राजा राम द्वितीय यह स्वीकार कर लेता है कि पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का जो कर्ता धर्ता है, मुख्य है, को कौन है? पेशवा है। अब जो छत्रपति होगा वो सिर्फ दिखावे भर का राजा रह जाएगा। छत्रपति की जो पद है वह सिर्फ इतना कम हो जाएगा क्योंकि सिर्फ उसका राजमहल का ही महापौर बन के रह जाएगा। उसके बाहर की सारी जो मराठा साम्राज्य होगा वो पेशवा के अंडर में होगा। ठीक है, 1750 ईस्वी के संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे के सारे अधिकार सुरक्षित हो गया। देख रहे हैं ना, सारे के सारे अधिकार क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। छत्रपति अब दिखावे भर का राजा रह जाएगा। तो उस समय छत्रपति कौन था? राजा राम द्वितीय। अब आते हैं, जब छत्रपति नाम मात्र का रह जाएगा और सारे के सारे जो अधिकार हो जाएंगे वह पेशवा के अधीन हो जाएंगे, तो मराठा राजनीति का जो सेंटर होगा, केंद्र बिंदु होगा, वह पेशवा की राजधानी, जहां पेशवा का घर होगा, पेशवा रहते होंगे, वह जगह हो जाएगा। तो पेशवा का जो जगह था रहने का निवास स्थान, वो क्या था? पूना था। तो मराठा राजनीति का सेंटर कौन हो जाएगा? पूना। और पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का वास्तविक नेता कौन हो जाएगा? तो पेशवा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन भी किया था कि शाहू का कोई भी अपनी संतान नहीं था। शाहू निसंतान था। इसलिए शाहू ने ताराबाई के पुत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी अपने मरने से पहले ही घोषित कर दिया था। अपने मरने से ही पहले घोषित कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं, जब वारणा की संधि हुई थी, वारणा की संधि, उस संधि के तहत जब ताराबाई ने जब शाहू की अधीनता स्वीकार करी अपने पुत्र के साथ, तो शाहू चाहता तो उसका क्या कर सकता था? कत्ल करवा सकता था। लेकिन क्या हुआ? उसे
बंदी बना लिया। क्या कर दिया गया? बंदी बना दिया गया, क्योंकि शाहू को इस बात की भनक थी कि मेरे मरने के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो ताराबाई का ही वंशज बनेगा, जो आगे चल करके राजा राम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। 1749 ईस्वी को शाहू का क्या हो गया? निधन हो गया। उसने ताराबाई के पौत्र यानी कि पोता राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी कि नियुक्त किया था। तो सवाल बनते हैं कि संगोला के संधि पेशवा और छत्रपति के साथ हुआ था, तो उस समय का छत्रपति कौन था? उस समय का पेशवा कौन था? तो उस समय का पेशवा था बालाजी बाजीराव, और छत्रपति कौन था? जो राजा राम द्वितीय। ठीक है। नाना साहब यानी कि बालाजी बाजीराव अपने पिता की तरह पराक्रमी तो नहीं था, योग तो नहीं था, फिर भी उसने अपने अधीन मराठा साम्राज्य का काफी अधिक से अधिक विस्तार करने का काम किया। नाना साहब ने बंगाल पर भी आक्रमण किया। जिस समय बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल का शासक था अलीवर्दी खां। उस समय का यह काफी महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था अलीवर्दी खां। लेकिन मराठों ने अलीवर्दी खां को भी पराजित कर दिया, अलीवर्दी खां को भी पराजित कर दिया और उससे 12 लाख रुपया चौथ के रूप में वार्षिकी लिया। यानी कि अलीवर्दी खां ने इस शर्त पर संधि किया मराठों के साथ कि हम आपको हर वर्ष प्रति वर्ष 12 लाख रुपया चौथ के रूप में देंगे। बदले में मराठों को इस पर आक्रमण करना नहीं था। ठीक है। अब आते हैं 1752 ईस्वी। 1752 ईस्वी में पेशवा ने मुगल बादशाह, उस समय के जो तत्कालीन मुगल बादशाह थे अहमद शाह के साथ संधि करी। 1752 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने तत्कालीन मुगल बादशाह अहमद शाह के साथ संधि की। इस संधि के तहत मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ उछलने का अधिकार मिल गया। काफी बहुत बड़ी उपलब्धि थी मराठों की यह कि पूरे भारत से इनको चौथ उछलने का अधिकार मिल गया। इसके बदले में जरूरत पड़ने पर मराठों को मुगल बादशाह अहमद शाह की सहायता करनी थी सैनिक के रूप में से या और भी किसी आक्रमण के रूप में। अगर कोई विदेशी आक्रमण करे तो उसके बदले में मराठों से यह सेवा मुगल बादशाह को चाहिए था। यही नहीं, 1754 ईस्वी में आगे चल करके 1754 ईस्वी में तत्कालीन मुगल वजीर गाजीउद्दीन ने मराठों के सहयोग से तत्कालीन मुगल बादशाह अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया। देख रहे हैं, अब मुगल की गद्दी पे, मुगलों की राजनीति में मराठे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब मुगल बादशाह को गद्दी पर बैठाना हो, मुगल बादशाह को गद्दी से उतारना हो, तो उसमें मराठों का काफी योगदान होने लगा। और मुगल बादशाह एक तरह से कह सकते हैं मराठों के ऊपर निर्भर हो गए। जैसे देखेंगे हम लोग, अहमद शाह ने मराठों को पूरे संपूर्ण भारत से चौथ उछलने का अधिकार दे दिया। वही जब चूंकि अहमद शाह एक अयोग्य शासक था, तो मुगल वजीर गाजीउद्दीन ने जब अहमद शाह को हटाने का निर्णय लिया मुगल बादशाह से, तो उसने मराठों के सहयोग से आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया।
और अहमद शाह को कैद कर दिया। ठीक, और यही नहीं, आलमगीर द्वितीय को भी उसके मुगल वजीर गजाउद्दीन ने मारकर यमुना नदी में फेंक दिया। इतनी बुरी स्थिति हो गई उस समय मुगल शासकों की। देखें यहां पे मराठा शक्ति अभी की जो वर्तमान स्थिति थी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई थी। और दिल्ली की राजनीति से इसका प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो गई। देखिए ना, दिल्ली की राजनीति में इनका काफी इन्वॉल्व होने लगा। ठीक है, 1757 ईस्वी में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली, नाम सुने हैं अहमद शाह अब्दाली का? यह नादिर शाह का उत्तराधिकारी होगा और अफगानिस्तान का शासक होगा, अहमद शाह अब्दाली। तो 1757 ईस्वी में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद्दौला जो रुहला सरदार था को मीर बख्शी के, मुगल बादशाह का जो मीर बख्शी का पद पर यह विराजमान था नजीब उद्दौला, उसको हटाकर दूसरे को मीर बख्शी बना दिया। किसने? मराठों ने। अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या हो गया? अब मराठों का पंगा हो गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने अपने प्रतिनिधि नजीब उद्दौला को मुगल बादशाह का मीर बख्शी का पद पर नियुक्त किया था। और रुहला सरदार चाहते थे कि किसी पठान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाए, बशर्ते कि मराठे यहां पर नहीं आए। और इसके लिए यह अहमद शाह अब्दाली के पक्ष लेता था, अहमद शाह अब्दाली के साथ था, क्योंकि वह चाहता था कि अहमद शाह अब्दाली ही यह काम कर सकता है, इसीलिए वह अहमद शाह अब्दाली के साथ था। और नजीब उद्दौला को मराठों ने मीर बख्शी के पद से हटा दिया। और यही नहीं, अहमद शाह अब्दाली के दो प्रांत सरहिंद और लाहौर पर भी मराठों ने अधिकार कर लिया। अब अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का क्या हो गया? पंगा हो गया। और यही जो होगा पानीपत का तृतीय युद्ध के रूप में परिणत हो जाएगा। अब आते हैं बाजीराव प्रथम, जहां उत्तर भारत की राजनीति में दिलचस्पी लेता था, तो वहीं बालाजी बाजीराव दक्षिण भारत की राजनीति में दिलचस्पी लेता था। हमने पहले भी कहा कि बाजीराव प्रथम ने कुछ घोड़ों की सहायता से ही, घुड़सवारों की सहायता से ही जाकर दिल्ली पर धावा बोल दिया था, और उसके डर से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। वही बालाजी बाजीराव भले ही मुगल बादशाह को बदलने में, बैठाने में योगदान तो किया, लेकिन इसकी जो राजनीति थी दक्षिण भारत में ज्यादा थी। ठीक है, अब आते हैं मराठा साम्राज्य। पानीपत का तृतीय युद्ध के पढ़ने से पहले हम लोग मराठा साम्राज्य से कुछ जान लेते हैं। मराठा जो संघ था, परिसंघ का जो दौर था, इसमें मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। कहा जाता है कि मराठे घोड़े की जो टाप था, घोड़े की पैरों की आवाज, उसको टाप बोलते हैं, वह कटक से लेके अटक तक सुनाई देता था। कटक का मतलब समझ रहे हैं ना, उड़ीसा का कटक, और अटक पेशावर में है। अटक कहाँ है? पेशावर में। यानी कि उड़ीसा के कटक से लेके पेशावर के अटक तक सुनाई देती थी। और यही नहीं, मराठे घोड़े एक ही साथ कृष्णा नदी से लेकर सिंधु नदी तक का पानी पी रहे होते थे। इतना बड़ा सम्राट था मराठों का। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, यह पंजाब पर नियंत्रण को लेकर ही अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया, जो कि मराठों के लिए एक प्रकार का काल साबित हुआ। कहते हैं
पानीपत का तृतीय युद्ध के पढ़ने से पहले बालाजी बाजीराव की कुछ भूलें को हम लोग देख लेते हैं। उन्हें क्या भूल करी जो पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ गया। सबसे पहले मराठा सेना में पहले तीव्रगामी पैदल चलने वाले सेनाओं की भर्ती की जाती थी, लेकिन बालाजी बाजीराव ने उसके जगह पर घुड़सवार सेना पर अधिक जोर दिया और मराठा सेना में, दूसरा पॉइंट, मराठा सेना में गैर मराठों को भी शामिल किया जाने लगा। जैसे देखेंगे मराठों का जो तोपची का प्रधान था वो इब्राहिम गारदी एक मुसलमान था। तोपची जैसा प्रमुख कौन होगा? मुसलमान होगा, और मुसलमान के खिलाफ ही हम युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक। दूसरा, अगला, सैनिक लश्करों में पहले जो थे सैनिक लश्करों में स्त्रियों को जाना वर्जित था, लेकिन अब जो होता सैनिक लश्करों में स्त्रियों को भी रखा जाने लगा। ये बहुत सारी सामरिक भूलें की थी हमारे पेशवा बालाजी बाजीराव ने, और यही नहीं, उसने अपने पिता के हिंदू पद पातशाही के आदर्शों को भी छोड़ दिया, क्योंकि बालाजी बाजीराव ने हिंदू राज्यों पर भी आक्रमण करके चौथ उछल कर उसे भी दुखी करने का काम किया। और यही जो होगा, जब पानीपत का तृतीय युद्ध होगा तो कोई भी हिंदू राज्य मराठों को सहयोग नहीं करेगा। वही अहमद शाह अब्दाली मुस्लिम शासकों को आपस में मिलाकर पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ऐसे तो भारतीय इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था? जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली में मुगल बादशाह की गद्दी को प्राप्त किया था और मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी थी। दूसरा, जब अकबर ने हेमू को पराजित करके फिर से मुगलिया सल्तनत को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। और तीसरा पानीपत का युद्ध होगा 1761 ईस्वी में। किसके बीच? तो नादिर शाह के जो उत्तराधिकारी होगा और अफगानिस्तान का जो शासक होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, तो आखिर पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों हुआ? सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो अहमद शाह अब्दाली का 2 या 3 कारण थे, पानीपत का तृतीय युद्ध का कारण बन गया। पहला, नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। यह भारत में रहना नहीं चाहता था, सिर्फ संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाना चाहता था। अगला, मराठे जो थे हिंदू पद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। ये सही बात भी है। अब देख रहे हैं ना, जो मुगल बादशाह बन रहे हैं, हट रहे हैं, उसमें मराठों का काफी योगदान होता था। तो ये हो गया। और अगला जो कारण है यह कि उसने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी के पद से हटवाकर दूसरे को मीर बख्शी बना दिया था तथा उसके सरहिंद और लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था, जिससे अहमद शाह अब्दाली काफी खिन्न हो गया और पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। अब आते हैं अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन कौन था। अहमद शाह अब्दाली ने यहां पर दूर की सोची और उसने अकेले युद्ध में भाग नहीं लिया। रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला, जिसको मराठों ने मीर बख्शी के पद से हटा दिया था, ठीक है, और यह अवध का नवाब शुजा-उद-दौला कौन था? यह अवध का नवाब था। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे, नवाब थे, वह किसके साथ थे? अहमद शाह अब्दाली के साथ। लेकिन मराठों ने चौथ को उसूल कर हिंदुओं राजा पर भी आक्रमण करके सभी के साथ दुश्मनी मोल ली थी, इसलिए कोई भी हिंदू राजा ने मराठों का सहयोग नहीं किया। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों का जो सेनापति होगा विश्वास राव होगा, जो कि बालाजी बाजीराव का
नाबालिग पुत्र होगा और असली सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ होगा। कहते हैं इस युद्ध में मराठों की भयंकर पराजय हो गई। इस युद्ध में मराठों की भयंकर पराजय हो गई और कोई भी मराठा साम्राज्य का कोई भी एक घर ऐसा नहीं बचा जिसके घर में से कोई एक नहीं मरा हो। कोई तो परिवार के परिवार ही साफ हो गए। यह जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठों के लिए वास्तव में प्रलयकारी हुआ। इस पानीपत का जो युद्ध देखने का काम किया, इसका प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्ष रूप से देखने का काम कौन किया? तो काशीराज पंडित ने। आंखों देखा हाल देख लेंगे। देखिए यहां पर पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी हुआ। अब देखेंगे मराठा जो सरदार थे उसमें थे, एक थे मल्हार राव होलकर। कौन? मल्हार राव होलकर। यह युद्ध के बीच से ही भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि यह इस बात को भली भांति जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में मराठे अहमद शाह अब्दाली को पराजित नहीं कर सकते, इसलिए हम छापामार युद्ध का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मराठे जो थे छापामार युद्ध में ही पारंगत थे। लेकिन पेशवा ने इस बात को नकार दिया, जिससे दुखी होकर मल्हार राव होलकर ने युद्ध बीच में छोड़कर भाग गया। ये युद्ध का जो पराजय हुआ तो इस पराजय की खबर एक व्यापारी के द्वारा कूट संदेश में बालाजी बाजीराव को दिया गया। दो मोती विलीन हो गए। दो मोती मतलब समझ है ना, विश्वास राव और सदाशिव राव भाव। दो मोती विलीन हो गए। 22 सोने की मुहरे लुप्त हो गई। 22 सोने की मुहरे लुप्त हो गई मतलब कि मराठा सरदार। चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। चांदी और तांबे की गणना ही नहीं की जा सकती, ऐसी बात हो गई। मतलब कि कहते हैं लगभग 20,000 मराठे मारे गए। 1761 ईस्वी में इस युद्ध का जो असर हुआ बालाजी बाजीराव पर, उसके कारण 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई, जो कि मराठों के लिए और भी ज्यादा प्रलयकारी हो गया। एक तो पानीपत का तृतीय युद्ध, दूसरा बालाजी बाजीराव की मृत्यु। अब आते हैं बालाजी बाजीराव का दूसरा पुत्र, क्योंकि पहला पुत्र तो विश्वासराव युद्ध में मारा जाएगा और दूसरा पुत्र होगा माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम, इनका जो पेशवा काल होगा 1761 से 1772, यानी कि लगभग 11 वर्ष का पेशवा बना। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माधवराव प्रथम और उसके बाद के बने पेशवा और अंतिम पेशवा के बारे में। और उसके बाद एक टॉपिक हमारा बनेगा पानीपत का युद्ध, जिसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।